नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनूनिया आज की इस चर्चा में पुनः आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज की जो चर्चा है वो ये है कि आखिरकार अब बीजेपी के सीनियर लीडर भी मोदी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी की गंभीर रूप से आलोचना करने लग गए हैं। और इस कड़ी में हम नाम ले सकते हैं मुरली मनोहर जोशी का। अभी इनकी आरएसएस की मोहन भागवत की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में मुरली मनोहर जोशी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ लीडर रहे हैं, हालांकि जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई तो मोदी जी ने इनको भी मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था। जैसा कि लाल कृष्ण आडवाणी को डाला गया, यशवंत सिन्हा को डाला गया, जसवंत सिंह जी को डाला गया, तो बहुत सारे लोगों को जो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था, इसी कड़ी में इनको भी मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। तो पिछले 10-11 सालों में मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो वैदेशिक और इंटरनल पॉलिटिक्स से संबंधित जो घरेलू जो नीतियां हैं, उनका पूरा का पूरा जो है इन्होंने रिकॉर्ड तैयार किया और 70 स्लाइडों में जो है वो उन्होंने मोदी सरकार की गलत नीतियों की जो है वो एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की। और इस समीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने आरएसएस की मीटिंग में ये बताया कि किस प्रकार से जो देश है वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे गया। आर्थिक विषमता है वो क्यों बढ़ी, और उन्होंने जो है डी ग्रोथ का मॉडल है वो भी दिया। हालांकि वो उन जो है वो इस संदर्भ में उनके अपने तर्क थे, और जो बातें यानी कि एक तरह से मुख्य तौर पर उनके द्वारा कही गई, जैसे उनका ये कहना था कि मोदी जी के द्वारा विकास के ऊपर जोर दिया गया, लेकिन वो विकास भी नहीं हुआ, और जो जन कल्याण की या वेलफेयर स्टेट की जो पॉलिसी है वो पूरी तरह से यानी कि एक तरह से वो खत्म हो गई। मोदी सरकार ने 2014 से जीडीपी ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन मुद्दों के ऊपर जोर दिया। हालांकि मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ये मोदी जी ने जो है वो विजय मानकर साहब से चुराया है, और बार बार में विजय मानकर जी ने कहा है कि मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जो ये कॉन्सेप्ट है वो मुझसे चुराया है। और बड़ी बड़ी बातें करना, जैसे बुलेट ट्रेन की बातें करना, स्मार्ट सिटी की बातें करना, है ना, इस प्रकार की यानी कि एक तरह से जो है बड़े बड़े यानी कि एक तरह से जो हाईवेज हैं इनकी बात करना। हालांकि ये वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता है और इस प्रकार की बात करना गलत नहीं है, लेकिन यदि जनता का अगर प्रॉपर विकास नहीं हो और आर्थिक विषमता बढ़ती जाए और बहुसंख्यक जो जन समुदाय है वो यदि एक तरह से हाशिए के ऊपर चला जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में इस प्रकार के विकास का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मोदी सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण आगे उन्होंने ये बताया कि आर्थिक विषमता है वो व्यापक तौर पर बढ़ी। एक तरफ तो ये कहा गया कि हम विश्व की जो है वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी है वो बन गए हैं, बड़े बड़े यानी कि एक तरह से जो है वो दावे किए गए, ढोल पीटा गया, और जापान से यानी कि एक तरह से तुलना करते हुए जो है कई प्रकार की जो बातें हैं उनके द्वारा मोदी जी के द्वारा की गई। लेकिन वास्तविकता ये है कि पिछले 10 सालों के दौरान मोदी सरकार की इन नीतियों ने देश को इस प्रकार की परिस्थितियों में धकेल दिया है कि जितनी आर्थिक विषमता अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं थी, उससे ज़्यादा आर्थिक विषमता है अभी मोदी सरकार के 11 साल के शासनकाल के दौरान हो गया। क्योंकि इनकी नीतियों के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार से टैक्स एग्जेम्पशन बड़े बड़े कारपोरेट घरानों और पूंजीपतियों को जो दिया गया, और आम जनता के ऊपर जो है इसका भार है वो डाला गया। अभी जो नए जो डेटा आए हैं, नए आंकड़े आए हैं, उसमें यह है कि 2014 में जो आम भारतीय नागरिक हैं, इनका जो डायरेक्ट जो टैक्स है
इनका प्रतिशत जो है वो 37 या 38% के लगभग था। लेकिन गलत नीतियों की वजह से और आम जनता के ऊपर जो है ज़्यादा टैक्स जो भार है वो डालने की वजह से ये आंकड़ा है वो बढ़कर जो है वो अभी एट प्रेजेंट जो है वो तकरीबन 62% के लगभग चला गया। और इसी प्रकार से जो धनाढ्य वर्ग है, जो वेल्दी और रिच क्लास है, इनके ऊपर जो डायरेक्ट टैक्स है वो कम किया गया और इनकी जो स्लेब है वो 22% कर दी गई। और इतना ही नहीं बल्कि इनके ऊपर 1 करोड़ के ऊपर अतिरिक्त जो सेस लगता था वो सेस भी उन्होंने घटा दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो पैसा गरीब आदमी की जेब में था वो निकल कर और वो पूंजीपतियों की जेब में चला गया। और पूंजीपति जो है उससे ये माना गया था कि बड़े बड़े जो है उद्योग धंधे लगाएंगे, कल कारखाने लगाएंगे, इससे जो है जो जनता को रोजगार मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इतना ही नहीं बल्कि गलत आर्थिक नीतियों का परिणाम ये निकला कि इन्होंने इन कारपोरेट पूंजीपतियों को, इन घरानों को जो है बड़े स्तर के ऊपर जो है टैक्स एग्जम्पशन दिया गया। और इस टैक्स एग्जम्पशन से जो पैसा भारत सरकार के खाते में आना चाहिए था, जिससे कई प्रकार की नई योजनाएं बनती और उससे रोजगार जनरेट होता और डेवलपमेंट या वेलफेयर की दृष्टि से यानी कि एक तरह सरकारों के द्वारा कुछ कार्य किए जाते, वो नहीं किए गए। और ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से देश में ये जो विषमता है वो बढ़ती चली गई। तो हालांकि जो अभी ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है, उस ऑक्सफैम की रिपोर्ट में भी ये बात आई है कि जो भारत के 10% जो लोग हैं, जो टॉप 10% जो लोग हैं, वो 70% संपत्ति के मालिक हैं। और जो 90% जो लोग हैं उनकी स्थिति है वो दयनीय है। और इसमें भी जो निचला जो वर्ग है वो तो जो बहुसंख्यक है लगभग 80% के लगभग है, वो तो केवल 4.5% की जो है वो एक तरह से जो है संपत्ति के ऊपर ही जो है अपना गुजारा है वो कर रहा है। तो इस प्रकार की एक तरह से भयंकर जो आर्थिक विषमता है वो भारत में पैदा होगी। तो यही जो बातें हैं वो इन्होंने मुरली मनोहर जोशी ने है वो उठाई है। और बार बार में जो है विजय मानकर साहब जो अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बारे में जो है मोदी सरकार की आलोचना की है। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा भी इस प्रकार की आलोचनाएं है वो की गई है। और इन्हीं गलत नीतियों का परिणाम ये निकला साथियों कि देश में जो बेरोजगारी है वो अभी वर्तमान में जो है पिछले 45 सालों में सबसे उच्चतम स्तर पर है। वादा तो मोदी जी के द्वारा किया गया था कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, और वास्तविकता यह है कि पिछले 11 सालों में मोदी जी ने जो है वो करोड़ों लोगों के रोजगार वो छीन लिए हैं। छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हैं, कुटीर और लघु उद्योग जो है वो एक तरह से बंद हो गए या जो है वो एक तरह से आर्थिक मंदी की चपेट में आ गए। नोटबंदी और जीएसटी ये 2 ऐसी पॉलिसी सरकार की रही जिसने छोटे और जो मझोले जो उद्योग जो है उनको पूरी तरह से तबाह है वो कर दिया। गरीब और अमीर के जो इसी वजह से जो है गरीब और अमीर के बीच की ये जो खाई है वो गहरी होती चली गई। तो ये जो बात है यानी कि एक तरह से जो है वो जोशी जी के द्वारा जो है ये कहा गया और ये वास्तविकता भी है। जो मैन्युफैक्चरिंग और जो स्किलिंग का जो वादा है वो इनके द्वारा किया गया था, नौकरी देने का वादा किया गया था, वो भी इनका पूरी तरह से जो है वो पूरी तरह से फेल है वो होता हुआ नजर आया। शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर वो ध्यान नहीं दिया गया। एजुकेशन है वो महंगी कर दी गई, आम जनता की पहुंच से बाहर जो है वो हो गई। आज जो उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी ने जो एक तरह से जो डेटा दिया, उस डेटा के हिसाब से कि शिक्षा का जो नामांकन दर है वो 32.7% रह गया, जो उच्च शिक्षा का जो है। जबकि यही यानी कि एक तरह से ये जो दर है, यदि दूसरे अन्य देशों की जब बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे जापान की बात करते हैं तो जापान में ये काफ़ी हाई है।
भारत से बहुत ज़्यादा है। तो जापान का और भारत का किसी प्रकार का कोई मुकाबला नहीं है। जहाँ तक यानी कि जो पर कैपिटा इनकम की बात है, तो भारत में जो पर कैपिटा इनकम है वो $2,778 प्रति व्यक्ति जो है सालाना आय है वो है, जबकि जापान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो तकरीबन जो है $34,000 के आसपास है। तो जापान और भारत की यानी कि एक तरह से अर्थव्यवस्था की जब हम तुलना करते हैं तो केवल इस आधार पर कि ओवरऑल जो है वो हमारा जीडीपी है वो जापान से ज़्यादा हो गया, लेकिन क्वालिटी है वो कितनी बड़ी ये भी अपने आप में सोचने योग्य बात है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर मुरली मनोहर जोशी ने मोदी सरकार को आईना दिखाया, और आज अब जो है खुद बीजेपी के जो नेता ही है वो बीजेपी सरकार की, विशेष रूप से मोदी सरकार और अमित शाह की जो जोड़ी जो है, मोदी अमित शाह की जो जोड़ी है, इनके भयंकर रूप से जो है आलोचना है वो करने पर है वो आ गए हैं। ये एक तरह से आज की अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में एक छोटा सा साथी विश्लेषण था। इस बारे में आपकी तरफ से क्या सुझाव हैं आप हमें ज़रूर अवगत कराएं। और यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म में विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड जस्टिस में, और संविधानवाद में विश्वास करते हैं, तो आप अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ें। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।